हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक नए अध्याय को शुरू करेंगे, एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में विवृत से संबंधित क्षेत्र को पढ़ेंगे। आप लोग जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप त्रिकोणमिति को पूरी तरह से कंप्लीट करें और सारे लेक्चर्स को देखें और उसके बाद क्षेत्रमिति को समझने का प्रयास करें। देखिए, आज हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे और वृत्त के बारे में जानने से पहले वृत्त से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को समझते हैं। वृत्त क्या होता है? ये एक वृत्त है और वृत्त को सर्कल कहते हैं अंग्रेजी में। वृत्त के बीचों बीच एक सेंटर होता है, केंद्रक, हम ओ मान लेते हैं। केंद्रक ओ होता है और इस केंद्रक से अगर कोई भी लाइन केंद्रक से होकर गुजरता है तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है। और वृत्त का सभी व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। वृत्त के व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसलिए हम लोग व्यास को डी से इंडिकेट करेंगे। और व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस, इसलिए आर से डिनोट करेंगे। तो हम लोगों ने समझा कि एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास होती है और व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। तो व्यास और त्रिज्या में एक संबंध निकल कर आता है कि व्यास जो है यानी डी त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस तरह से व्यास निकालने के लिए हम लोग त्रिज्या को डबल कर देंगे, या तो इसे ये कहें कि d इज इक्वल टू 2r। और इस तरह से व्यास बराबर त्रिज्या का डबल, 2 से मल्टीप्लाई, और जब त्रिज्या लिखना हो तो व्यास को आधा कर दें। 2 मल्टीप्लाई में है तो व्यास के साथ डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से हमारा व्यास और त्रिज्या के बीच दो संबंध मिले कि व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। अब हम लोग देखते हैं कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कई छोटे बड़े वृत्त बनाएं, इससे एक छोटा वृत्त बनाएं, फिर एक छोटा वृत्त बनाएं, इस तरह से कई वृत्त जब बनाएंगे और इन वृत्तों के त्रिज्या ये होगा, इस वृत्त का त्रिज्या ये होगा, तो व्यास यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी। तो
इन सभी वृत्तों की पूरी लंबाई यानी वृत्त की चारों तरफ की जो लंबाई है इसी को परिधि बोलते हैं वृत्त का। इसी तरह से इस वृत्त का परिधि बोलते हैं चारों लंबाई को, और इस वृत्त का भी ये परिधि होगा। आप एक नहीं कई वृत्त अगर ले लें और सभी के परिधि को, सभी वृत्त के परिधि को अगर उसके व्यास से, डायमीटर से आप अगर डिवाइड करेंगे तो सब का वैल्यू इक्वली आता है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ये वृत्त की परिधि से, यानी वृत्त की परिधि में कोई भी वृत्त लें और वृत्त के परिधि में अगर भाग लगा दें व्यास से, उस वृत्त की परिधि में व्यास से अगर भाग लगाएंगे तो हर सिचुएशन में ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को यूनानी लैंग्वेज में एक सिंबल दिया गया जिसको पाई कहते हैं। इस तरह से वृत्त की परिधि अगर लिखें तो हमारा बन जाता है वृत्त की परिधि बराबर पाई मल्टीप्लाई व्यास, क्योंकि व्यास भाग में है तो व्यास गुने में जाएगा। तो इस तरह से वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि अगर लिखते हैं तो पाई गुने व्यास, पाई गुने व्यास। तो वृत्त का परिधि परिधि पाई गुने व्यास यानी डी, और वृत्त की परिधि को अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इस तरह से हम सी अगर लिखें, सी लिखें सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस सी अगर लिखें, और ये पाई हमारा है, और व्यास को अगर त्रिज्या में बदलें तो डी बराबर 2r, तो यहाँ पे 2r रखें। तो इस तरह से हमारा वृत्त की परिधि यानी सी सरकमफेरेंस 2 पाई r आया। तो इस तरह से हमारा ये बात निकल कर आया कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप पिछले क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 से ही ये पढ़ते आ रहे होंगे कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। और अगर किसी को नहीं याद है तो आप याद कर लें, कई बार यूज करते करते याद हो जाएंगे कि c बराबर 2 पाई r होता है। इस तरह से अगर हम डायरेक्ट अगर r लिखें, त्रिज्या लिखें, यानी अगर परिधि दिया हो तो c यानी वृत्त का परिधि, और 2 पाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू यानी त्रिज्या बराबर c यानी परिधि, तो वृत्त की परिधि बाई 2 पाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये संबंध भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चला कि वृत्त का परिधि, वृत्त के परिधि को हम लोग पाई डी भी कह सकते हैं या 2 पाई आर। स्टैंडर्ड वैल्यू ये यूज होता है, या तो आप डायरेक्ट पाई डी भी कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एक वृत्त है और इस वृत्त को n त्रिज्यखंडों में इस तरह से n त्रिज्यखंडों में अगर डिवाइड करें, बराबर बराबर n त्रिज्यखंडों में इस तरह से डिवाइड करें, तो हम देख रहे हैं कि n नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज बनेगा। तो मान ले n त्रिभुज बन जाएगा, तो त्रिभुजों की संख्या बराबर n है। अब देखिए अगर यदि ये O मान ले यहाँ पे, ये A और ये B, तो यहाँ से AOB एक त्रिभुज बन गया। और अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के n त्रिभुज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन n त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई, यानी एक त्रिभुज अगर है इस तरह से तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा संगत ऊंचाई का काम करेगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, हाफ मल्टीप्लाई। तो उसी तरह से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो अगर आधार AB, ऊंचाई हमारा यहाँ से ये होगा, और बहुत छोटे छोटे त्रिभुज के टुकड़े हैं तो लगभग त्रिभुज का ऊंचाई, यानी त्रिभुज का ये ऊंचाई और त्रिज्या लगभग सेम होगा, नगण्य डिफरेंस होगा, ना के बराबर डिफरेंस होगा दोनों में। तो इस तरह से हमारा ये आधार और ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, यानी ऊंचाई हमारा त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले कि AB निकाल लें, तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरी लंबाई ये जो हमारा है वो वृत्त का परिधि है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वृत्त का परिधि C = 2πr, यानी 2πr लंबाई है, पूरा लंबाई 2πr है। और 2πr में AB की लंबाई चाहिए, और इस तरह के टुकड़े बहुत सारे बने हुए, n टुकड़े बने हुए। इसका मतलब 2πr में n से डिवाइड करेंगे तो AB का वैल्यू निकल जाएगा। यानी यहाँ से AB का वैल्यू अगर निकालें तो हमारा AB जो है वृत्त का परिधि बाई n हो जाएगा, और वृत्त का परिधि होता है 2πr/n। तो इस तरह से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल n गुने त्रिभुज
ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से n मल्टीप्लाई त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार ए बी गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक यानी ओ ए, ओ ए। तो देखिए n मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई ए बी, तो हमारा ए बी का वैल्यू आ गया 2πr/n, 2πr/n मल्टीप्लाई ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू, ओ से ए का वैल्यू यानी त्रिज्या है, ये त्रिज्या r, तो n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा बचता है पाई r मल्टीप्लाई r, आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है। एरिया को अगर ए लिख लें तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बन गया। अब देखिए इस एरिया से अगर हम r निकालना चाहें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आया। अगर वृत्त का क्षेत्रफल को अगर एरिया को ए ले, तो इस तरह से एरिया को ए लें तो आर स्क्वायर लिखेंगे तो ए बाई पाई हमारा डिवाइड में चला जाएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट ए बाई पाई। डायरेक्ट हम ये बात रख सकते हैं कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट एरिया बाई पाई। और पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 लेंगे, जो कि ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से वृत्त से हमें अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर और इसे हाफ कर दे तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धवृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड करें। चतुर्थांश का मतलब हुआ कि ये वृत्त है, तो ऐसे करेंगे तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा अर्धवृत्त हुआ, अर्धवृत्त। लेकिन एक बार और इस तरह से कट करेंगे तो जो हमारा एक पोर्शन ये बचता है, यहां से लेकर ये पोर्शन, ये चतुर्थांश कहलाता है। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त का परिमिति।
अर्धवृत्त का परिमिति। अर्धवृत्त का परिमिति एक वृत्त बनाएं और इसको आधा करें। ये हमारा त्रिज्या होगा r। तो ये हमारा जब r है तो पूरा यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी व्यास या 2r लिख सकते हैं, या फिर पूरा दूरी व्यास यानी d। तो अर्धवृत्त का परिमिति निकालने के लिए परिमिति हमारा चारों तरफ की लंबाई होता है। इसका मतलब है कि अर्धवृत्त का परिमिति लिखने के लिए हमें ये लंबाई चाहिए और साथ में ये लंबाई, ये चारों तरफ की जो ये लंबाई है यही अर्धवृत्त की परिमिति है। तो पूरा वृत्त, जब हम पूरा वृत्त बनाते हैं इस तरह से, तो पूरा वृत्त का जो परिमिति होता है, जो पूरा वृत्त का लंबाई होता है वो हमारा होता है 2πr। तो जब पूरा लंबाई 2πr होता है तो आधी लंबाई के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 2π/2 आ गया, 2πr/2 प्लस इसमें। अब देखिए ये लंबाई तो आ गया लेकिन ये लंबाई हमारा बचा हुआ, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा d। अब 2 से 2 अगर कैंसिल करें तो यहां हमारा आएगा πr प्लस, और d को भी r के वैल्यू में लिखें तो 2r हो जाएगा। इस तरह से हमारा निकल कर आएगा कि r यहां भी r यहां, तो r को जब कॉमन लेंगे तो π+2। तो अर्धवृत्त का परिमिति r × π+2 होता है। अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति हमारा r × π+2 आया। तो अभी तक हम जितने फॉर्मूले पढ़े उसका कंक्लूजन देखें तो हम लोगों ने पढ़ा कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि 2πr। फिर हमने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। याद रखें अर्धवृत्त कह रहा है तो 2 से डिवाइड करें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का चौथा भाग, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4 होगा, πr²/4। और अर्धवृत्त का
परिधि, परिधि या परिमिति, दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों का अर्थ सेम है। तो अर्धवृत्त का परिधि पाई r इंटू 2 प्लस पाई, यह हमारा अर्धवृत्त का परिमिति आ गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हम लोग देखें, और इन्हीं 5 फॉर्मूले में हमने बताया कि अगर हम परिधि को अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं, इसलिए अगर परिधि को 2 पाई r, परिधि को अगर सरकमफेरेंस c लिखें तो r का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट परिधि बाई 2 पाई इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह अगर पाई r स्क्वायर को, r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है यानी एरिया, तो r लिखने के लिए r स्क्वायर बराबर एरिया बाई पाई, और स्क्वायर को हटाएं तो अंडर रूट एरिया बाई पाई, हमारा ये एक फॉर्मूला बनकर निकल जाता है कि अगर एरिया दिया हो तो आप अंडर रूट एरिया बाई पाई लगाएं, और अगर सरकमफेरेंस दिया हो, परिधि दिया हो, तो c बाई 2 पाई लगाएं। इस तरह से डायरेक्ट जो वैल्यू होता है याद रखने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में हमारा समय बचता है। ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन अगर याद हो जाए तो याद कर लें। आज हम लोग इतना देखेंगे और आगे की क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिज्यखंड का और वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। फिर हम लोग सवाल करेंगे, एक एक फॉर्मूले पर सभी सवाल करेंगे।